जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब वीडियो में। आज हम देखेंगे वर्णमाला हिंदी व्याकरण का पहला चैप्टर। अक्सर यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वर्णमाला। पहले समझते हैं कि भाषा जो है, भाषा क्या है। तो यह संस्कृत के भा शब्द से बना हुआ है। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा, जिसे दे देगा कि भाषा जो है संस्कृत के किस शब्द से बना है। तो वह भाष शब्द से बना है। भाष का अर्थ क्या होता है? तो भाष का अर्थ होता है बोलना। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। यहाँ से सीधा सीधा एक क्वेश्चन बन जाएगा आपका, पूछ देगा कि भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है। तो भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होती है। कैसे होती है? बिना वाक्य के आप किसी भी लैंग्वेज का, किसी भी भाषा को नहीं समझ सकते हैं। ठीक है। सार्थक का मतलब ऐसी चीज़ जिसका अर्थ निकलता हो। ठीक है। तो यह सार्थक इकाई होती है। तो किसी भी भाषा को अगर आपको जानना है तो उसकी जो सार्थक इकाई होगी वह वाक्य होगी। बिना वाक्य के आप किसी भी भाषा को अच्छे से समझ नहीं सकते हैं। ठीक है। भाषा से छोटी इकाई उपवाक्य होती है। ठीक है। जिसे लिखा है राम 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 घर जाता है और पढ़ाई करता है। देखिए, ये पूरा एक सेंटेंस हुआ। ठीक है, पूरा एक सेंटेंस है। राम घर जाता है और पढ़ाई करता है। तो राम घर जाता है एक उपवाक्य हो गया। और के बाद, ठीक है, और के बाद ये लिखा पढ़ाई करता है, और यह एक वाक्य हो गया, उपवाक्य हो गया। ठीक है। तो 2 उपवाक्य मिल के एक सेंटेंस बन गया। तो यही कह रहा है कि ये पूरा एक सेंटेंस है, एक वाक्य है, और ये जो है दो उपवाक्य हैं। ठीक है। तो वाक्य से छोटे क्या हो गए? उपवाक्य। फिर उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध होती है। पदबंध का मतलब होता है कि छोटे छोटे पदों में जो होते हैं उनको पदबंध बोलते हैं। ठीक है। पदबंध से छोटी इकाई शब्द होती है। जैसे एक हो गया ये राम घर जाता है, ये एक करके अगर देखा जाए तो ये शब्द होते हैं। ठीक है। पद से छोटी इकाई अक्षर होते हैं। ठीक है। पद से छोटी इकाई अक्षर होते हैं। जैसे हो गया अगर रा, मा, ये हो गया आपके अक्षर। और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण होते हैं। अब देखिए, आप कहेंगे अक्षर से छोटी इकाई भी कुछ हो सकती है क्या? हाँ, उससे भी छोटी इकाई होती है ध्वनि या वर्ण। अब इसी ये आपके अक्षर हैं। ठीक है। अब इससे छोटा क्या होगा? जब इसी को आप अब जानते हैं कि रा में आपकी अध्वनि अकारांत छिपा हुआ है। ठीक है। और माँ में भी आपका अकारांत छिपा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि रा भी 2 में टूट गया, र और अ में। तो ये आधा रा होता है। ठीक है। ये अकारांत हो गया। जिससे लिखा है आपका रा, तो इसमें आधा रा हो जाएगा और आकारांत में टूट जाएगा। ये बिल्कुल जब पूरी तरीके से टूट जाता है तो वह आपका ध्वनि कहलाता है। ठीक है। ये देखिए एक ध्वनि है, ये भी एक ध्वनि है। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा बेसिक क्या होता है। चलिए आगे समझते हैं। आगे देख सकते हैं आप, यहाँ पर उदाहरण दिया है कि राम शब्द में 2 अक्षर है। जैसे कि मैंने आपको भी समझाया था कि अक्षर क्या होते हैं और वर्ण क्या होते हैं, तो उसका डिफरेंस यहाँ पर समझाया गया। देखिए, राम में 2 अक्षर हैं, रा और म। लेकिन इसमें वर्णों की बात करें तो वर्ण इसमें 4 हैं। कौन कौन से? र, आ, म, आ। यहाँ पर आधा रा होगा और यहाँ भी म आधा होगा। अब देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा राम, तो इसमें अक्षर कितने हो जाएंगे? रा प्लस म, 2 अक्षर हो गए। लेकिन इन्हें अगर वर्ण में तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगे? रा और जो इसमें आ की मात्रा लगी है उसको भी तोड़ना है आपको। ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा म और आ। तो कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 आपके वर्ण हो गए। तो सबसे छोटी इकाई, अगर पूछते भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो वर्ण होती है। ये चीज़ आपको बताती है। वर्ण लिखित रूप होता है किसी भाषा का, और ध्वनि उसका मौखिक रूप होता है। ठीक है। तो अगर कह दे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो ध्वनि भी होती है और उसी को वर्ण बोलते हैं। अब समझते हैं कि वर्णमाला क्या होते हैं। तो जैसे आपको पता होगा, पहले समझते हैं कि वर्ण क्या होता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ठीक है। इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ठीक है। ध्वनि या वर्ण एक ही चीज़ है। ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। जब इन्हीं वर्णों को व्यवस्थित कर दिया जाता है, ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। व्यवस्थित यहाँ पर क्यों लगाया उसने? ये भी कह सकता था कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, यानी कि जितने भी वर्ण हैं सभी को एक साथ लिख दो, वर्णमाला हो गया। नहीं, उनका एक व्यवस्थित रूप होता है, उनका एक सीक्वेंस होता है, उसी को वर्णमाला बोलते हैं। ठीक है। यानी कि क के बाद ख आएगा, ठीक है, अ के बाद आ आएगा, ये एक सीक्वेंस में होते हैं। ठीक है। उसी सीक्वेंस को, एक व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे एक माला होती है ना, उसमें कई सारे फूल लगे होते हैं। ठीक है। एक व्यवस्थित तरीके से, उसी प्रकार से एक ऐसी माला जिसमें वर्ण व्यवस्थित तरीके से लगे हैं, उसी को वर्णमाला कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर कि मानक हिंदी वर्णमाला क्या है।
तो मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। जब हम उच्चारण करते हैं तो उसके आधार पर वर्णों की संख्या 45 है, जिसमें से 10 स्वर हैं और 35 व्यंजन अभी आपको आगे दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर बात करें लेखन के आधार पर, तो लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 52 है। कितनी है? 52। 13 स्वर है और 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन। यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है, देखिए इंग्लिश में बताना तो ईजी होता है कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं 26, लेकिन हिंदी में लोग नहीं बता पाते हैं, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा अलग अलग जो विद्वान हैं उन्होंने अलग अलग बताया है कि वर्णों की संख्या इतनी है, कोई कहता है इतनी है। तो एक स्टैंडर्ड तौर पर माना गया है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, तो आपको 2 में डिवाइड कर लेना है, ठीक है। इसको समझने के लिए अगर आप पता करना है कि वर्णमाला की संख्या कितनी है, तो आपको 2 में डिवाइड कर लेना है। एक तो उच्चारण के आधार पर, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो देगा कि उच्चारण के आधार पर बताइए कि हिंदी वर्णमाला की संख्या कितनी है। एक लेखन के आधार पर वो आपको देगा जरूर। तो देखिए यहाँ पर अगर उच्चारण की बात करें तो 45 वर्ण होते हैं और लेखन के आधार पर यहाँ 52 वर्ण होते हैं। और कितने स्वर होते हैं? तो उच्चारण के आधार पर जो 45 होते हैं तो 10 स्वर होते हैं, उसमें 35 व्यंजन होते हैं। और लेखन के आधार पर 13 स्वर, 35 व्यंजन प्लस 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। अभी आपको हम दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि स्वर जैसे लिखा अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, इनको एक्सक्लूड कर दीजिए, ठीक है। एक्सक्लूड क्यों करना है अभी बताता हूँ आपको। देखिए ये आपके जो 45 वर्ण है, 45 वर्ण, उसमें जो 10 स्वर यहाँ पर बताया गया, 10 स्वर बताया गया, उसमें ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन ये इसमें नहीं है। जब उच्चारण की बात आती है तो इसमें अंग अ इसको नहीं जोड़ा गया है। तो टोटल कितने हो जाएंगे अगर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और देखिए ये भी जो है ना, सॉरी एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि इसमें जो री है इसको काउंट नहीं करना है, इसको भी एक्सक्लूड करना है, ठीक है। तो आप जब आ, ई, उ, ए, ओ है, ये आपके 10 हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब इनको जोड़ दिया जाता है री, अंग, अह को, तो ये आपके जो अनुस्वार विसर्ग होते हैं इनको जब जोड़ दिया जाता है तो 3 एक्स्ट्रा हो जाते हैं, जिससे इनकी संख्या 13 हो जाती है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि लेखन के आधार पर ये 13 हो जाते हैं, लेकिन उच्चारण के आधार पर ये 10 ही होते हैं। और व्यंजनों की संख्या भी आपको बताऊँगा, और 4 जो संयुक्त व्यंजन होते हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे व्यंजन, ठीक है। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि उच्चारण के आधार पर 10 स्वर होते हैं, जिसमें से 3 जुड़ जाता है री, अंग, अह, अनुस्वार और विसर्ग, जिससे इनकी संख्या हो जाती है 13, ठीक है। और स्टैंडर्ड अगर उच्चारण के आधार पर देखें तो 35 व्यंजन होते हैं, ठीक है। और इसमें भी आपको 35 ही व्यंजन मिलेंगे। और जब आपके 4 वो जुड़ जाते हैं संयुक्त व्यंजन की, उनकी संख्या मिलाकर 52 हो जाती है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर क वर्ग है, ठीक है। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग, ठीक है। च वर्ग च, छ, ज, झ, ञ। फिर है ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ। ये एक्सक्लूड कर दीजिए, ये आपको बाद में बताएंगे। ये द्विगुण व्यंजन है, ठीक है। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ में य, र, ल, व। उसमें स, स, ह। तो पहले तो आपको देखिए क्या याद रखना है, ये इसका सीक्वेंस याद रखना है, ये बहुत काम आएगा आपके, ठीक है। तो इसको आप एक ट्रिक के थ्रू या ऐसे याद कर लीजिए। क, च, ट, त, प। कचट तप, ऐसे करके कुछ याद कर लीजिए, ठीक है। ये आपका बहुत काम में आएगा। इसका सीक्वेंस भी यही होता है, कचट तप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं। द्विगुण व्यंजन जो होते हैं, ये एक यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ ड लिखा और ढ लिखा है। जब इसमें ये बिंदु लग जाते हैं नीचे तो इनका थोड़ा सा साउंड हो जाता है ढ, ढ। ये ऐसे होते हैं, इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, इनके जो गुण होते हैं, कभी भी इनसे आपका कोई शब्द की शुरुआत नहीं होगी, ठीक है। जैसे आपने ढोलक पढ़ा होगा, ठीक है, ना कि ढोलक, थोड़ा सा ना की साउंड आती है उसमें। आपने कभी ढोलक नहीं पढ़ा होगा, लेकिन ढोलक पढ़ा होगा, ठीक है। तो इनसे कभी स्टार्टिंग नहीं होती किसी भी शब्द की। इसमें कुछ विशेष गुण होते हैं इनके लिए, इसीलिए इसमें 2 गुण होते हैं, इसलिए इनको द्विगुण व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। और इनको उच्चारण के आधार पर देखा जाए तो इनको अलग रखा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर लेखन में देखा जाए तो लेखन में इनको इंक्लूड किया गया है, जोड़ा गया है। अब देखते हैं यहाँ पर अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ये 4 आपके अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में कि अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो य, र, ल, व। और ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, जिसमें से ऊष्मा निकलती है, ठीक है। आपके जीभ के दोनों साइड से हवा निकलती है ज़्यादा, ठीक है, थोड़ी ऊष्मा निकलती है। हवा निकलेगी तो घर्षण से थोड़ी ऊष्मा बनेगी, उसी से बने हुए हैं स, स, ह। तो ये आपके हो गए ऊष्म व्यंजन। इनकी भी संख्या आपकी 4 है। तो देखिए टोटल कितने होंगे, जब आप इनको टोटल काउंट करेंगे तो यहाँ तक आपके 25 हो जाएंगे। टोटल जब मिलाएंगे तो 33, और जब ये 2 मिला देंगे आप, ठीक है, तो आपके हो जाएंगे 35। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अब थोड़ा समझते हैं कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। अभी आपको मैंने बताया था कि संयुक्त व्यंजन इसमें 4 जो होते हैं एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो वैसे हमारे टोटल 35 होते हैं, लेकिन इन्हें मिलाकर आपके टोटल हो जाते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर छ, त्र, ज्ञ, स्र, उनको संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अकेले अपने आप में नहीं होते हैं, ये 2 व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। जैसे जो छ बना है, अब पूछ देगा आपका क्वेश्चन आएगा कि छ को दिखाइए कि किस किस व्यंजनों से मिलकर बना है, या फिर अभी आपको आगे बताऊंगा वर्णमाला में जो कैसे डिक्शनरी में कैसे ढूंढते हैं। तो ठीक है, तो क प्लस सा, तो आप क वाले कॉलम जो होता है उसमें जाएंगे तब आपको क्ष मिलेगा, नहीं तो आप क्ष आपको कहीं नहीं मिलेगा ढूंढने पर, ठीक है। तो क प्लस सा, इसी प्रकार त्र है त प्लस र, ये आधा ता है, और ये ज प्लस य, ज स प्लस र, स्रा, ठीक है। और यहाँ पर आगत ध्वनियाँ हैं। आगत ध्वनियाँ जैसे कि अरबी फारसी से, जब मध्यकालीन इतिहास आप पढ़ते होंगे तो आपने देखा होगा कि काफ़ी अरब आक्रमण हुआ, ठीक है। तो वहाँ से जो लोग आए उन्होंने हमारी भाषा में कुछ शब्दों को जोड़ा, जैसे कि का यहाँ पर ख, ख, ग, झ, फ, ये उर्दू भाषा में अधिकतर ऐसे व्यंजनों का उपयोग ज़्यादा होता है, तो इसे हिंदी में भी हमने एक्सेप्ट किया है। तो ये कुछ आगत ध्वनियाँ हैं, ठीक है। अंग्रेजी का यहाँ पर आ, ठीक है, जो हमारे हिंदी वर्णमाला में नहीं थे उसमें ये जोड़े गए।